नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोटा के बाद अब सीकर में 2 दिन में हुए 2 छात्रों की आत्महत्या के मामलों ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या कोचिंग में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है सीकर? कहीं कोटा की राह पर तो नहीं चल पा रहा है, जहां आत्महत्या का सिलसिला एक चिंता का बड़ा कारण हो चुका है। एनडीटीवी की खबर के बाद सीकर जिला प्रशासन भी हरकत में आ चुका है और अब कोचिंग छात्रों की समस्याओं पर मंथन हो रहा है। कोचिंग संस्थाओं और पर नियंत्रण और स्टूडेंट्स के मानसिक संबल सुरक्षा पर एडीएम शहर हेमराज की अध्यक्षता में बैठक हुई और अब टोल फ्री नंबर 015722511008 से छात्र परामर्श भी ले सकेंगे, शिकायत कर सकेंगे, मानसिक तनाव की जानकारी भी इसमें दे सकते हैं। वहीं कंट्रोल रूम इस तरीके से स्थापित किया गया ताकि छात्रों की हर एक परेशानी का समाधान यहां पर किया जा सके। साथ ही यह भी कहा गया है कि मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक से उस स्टूडेंट की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और सुनाते हैं एडीएम शहर सीकर का आखिर इस पर क्या कहना है। फिर इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, आखिर क्या कारण है कि प्रशासन समय पर नहीं जागता है, कोचिंग संस्थान, हॉस्टल संचालकों और पेरेंट्स की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। कोटा के बाद अब सीकर में 2 दिन में हुए 2 छात्रों की आत्महत्या से बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या सीकर जो कोचिंग में धीरे धीरे अपनी पकड़ बना रहा है, कहीं कोटा की राह पे तो नहीं जा रहा, जहां आत्महत्या का सिलसिला चिंता का विषय बन गया है। शैलेश सैनी सिर्फ 15 साल की उम्र, करौली के एक छोटे से गांव से सीकर आया था। एडमिशन 10वीं में हुआ था, लेकिन मकसद था आगे कोचिंग लेकर नीट या इंजीनियरिंग की तैयारी करना। पिता किसान है, 6 बच्चों का परिवार है। शैलेश से बड़ा एक भाई है जो अहमदाबाद में मजदूरी करता है। शैलेश पढ़ाई में अच्छा था। पिता ने कई उम्मीदों के साथ सीकर भेजा। 29 जून को एडमिशन हुआ। 30 तारीख देर रात हॉस्टल के कमरे में शैलेश ने अपनी जान ले ली। गुरु कृपा ना आज तक गुरु प्रणाम कर गए। 29 तारीख करे हम शाम के 6 बजे तो 6 बजे करो छोड़ के बड़ी राजी खुशी। आगे बाद में 20 तारीख के दिन उसमें फांसी लगा ली। क्या करे पता नहीं, हम तो हमारे लिए सूचना नहीं करी स्कूल वाले ने। पुलिस ने 12 बजे दिन के 12 बजे फ़ोन करो। पुलिस वाले ने आपको अचानक से कर लिया। अच्छा ये ने बोला कि हम 3 बजे रात में चेक करेंगे। 3 बजे बोला नहीं, सुबह तक हम 12 बजे तक खबर नहीं करिए स्कूल वाले ने। पुलिस वाले ने हमको फ़ोन किया कि आपको अचानक से कर लिया। हमारे लिए हमें कहा तो क्या कर लो, इनने बताई कैसे ऐसा कर लिया। इनकी लापरवाही भाई, इन हम फ़ोन तो करते हम हमारे लिए कहते स्कूल वाले की है, हॉस्टल वाले की भाई हमें नहीं बताते थे। तुम खाते करके 3 बजे हम रात में चेक करें, तुम रात दिन के 12 बजे तक नहीं करे, वो पुलिस फ़ोन कर रही है। हम गुरु कृपा की आस्था अकेडमी में यानी हमारे बच्चे शैलेश यानी मेरे से छोटा है, हमारे चाचा का लड़का है, उसका एडमिशन कराने आए थे शनिवार को शाम 4 बजे के समथिंग। तो हमने उसका एडमिशन यानी 6 बजे के समथिंग कराया था। यानी हमने यानी स्टाफ से बातचीत भी की, यानी हॉस्टल में छोड़ने के लिए आए थे, उनसे भी बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि हमारी हॉस्टल में अच्छी सुविधा है, यानी हम 2-2, 3-3 बार चेक करते हैं, 3-3, 4-4 बार खाना मिलता है हमारे हॉस्टल में। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है। उन्होंने हमारे को यानी 1.5 लाख के समथिंग फीस भी बताई थी। तो यानी उसमें से हम 20,000 रुपये उनको जमा करा के नहीं गए थे। यानी पैसा हमने उनको फ़ोन से डलवाए थे बाहर से, यानी हमने खुद ने नहीं दिए थे। और यानी उसके बाद में हम उनको यानी हमारे बच्चे को संभला के गए थे, यानी हमने उनको सामान भी दिलाया था हमारे बच्चे को। तो अभी यानी फिर यानी जो आस्था के संस्थापक हैं उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में यानी कोई लापरवाही का काम नहीं है, ना कुछ है। और यानी जो हमारे बाड़ हैं यानी जो हॉस्टल के बाड़ हैं वे यानी 2-2, 3-3 बार रात को भी चेक करते हैं। सुबह स्कूल में यानी खुलने से पहले ही 5 बजे यानी हॉस्टल वाले बच्चों को जगा दिया जाता है। फिर यानी हमें यानी तो भी यानी हमें कुछ बताया नहीं गया था। यानी हमें रविवार को शाम को उसने फ़ोन किया था, फिर हमसे कुछ नहीं बोला कि यानी कैसा है कैसा नहीं। हमसे बोल रहा था कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रह लूँगा। फिर यानी वो रविवार को रात में ही ख़त्म हो गया था। दूसरा छात्र है विशाल यादव। नीट फाउंडेशन कोर्स की तैयारी करने आया था विशाल यादव ने 1 जुलाई को आत्महत्या की।
जयपुर के पास हिंगोनिया से सीकर आया था कोचिंग के लिए। 26 जून को एडमिशन लिया था कि 11वीं कक्षा की पढ़ाई भी साथ साथ हो जाएगी और मेडिकल की तैयारी भी। सीकर में एक दिन में 2 छात्रों की आत्महत्या से शहर सहम सा गया है। पिछले कुछ सालों में सीकर भी कोचिंग व्यवसाय में अपना नाम बनाने लगा है। पिछले 5 साल में यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा नीट और IIT की तैयारी करने वाले बड़े बड़े संस्थानों ने इंस्टीट्यूट खोले हैं। नीट और मेडिकल की तैयारी में प्रेशर तो रहता ही है और बच्चे कहते हैं सिर्फ कोचिंग ही नहीं, घर से भी दबाव रहता है कि सफलता की कसौटी पे खरा उतरना है। आप यहाँ काय की तैयारी करने के लिए आए हो? नीट कितने टाइम से कर रहे हो तैयारियाँ? तैयारी कर रहे हैं, दूसरा साल है ये। दूसरा साल है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है तनाव को कम करने के लिए किस तरह के उपाय किए जाते हैं शिक्षण संस्थानों की ओर से? शिक्षण संस्थान टीचर तो मतलब तनाव से हटाने की कोशिश करते हैं। उनका इंटेंशन यही रहता है कि बच्चों में प्रेशर ना आए कोई भी। बाकी घर वालों का भी प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं। इस साइड के पीछे रीजन यही होता है, घर वालों का प्रेशर रहता है। और वो टीचर तो क्लास के अंदर मोटिवेशनल करते रहते हैं और सेमिनार भी लगाते रहते हैं कोचिंग वाले, लेकिन बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। कोचिंग का तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं वैसे। आप स्टेज का क्या कारण मानते हैं? किस कारण से स्टेज बच्चों को उतार सुसाइड जैसे मामले करते हैं? नंबर कम आना, स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर एज कम है और तैयारी करने आ जाते हैं, फिर घर वालों का प्रेशर हो जाता है इनमें। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी हुए हैं इन संस्थानों के लिए। मनोविशेषज्ञों की माने तो कम उम्र में बच्चों पे पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहिए। जो बच्चों में आत्महत्या की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है या जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसके लिए सीकर जिले का पूरा जिला प्रशासन भी काफी प्रयासरत है। हम लोग भी काफी प्रयासरत हैं। इसके लिए हमने समय समय पर कोचिंग संस्थान में जाकर के उनके जो काउंसलर्स हैं उनको भी ट्रेन किया गया है। राज्य सरकार के द्वारा भी हर कोचिंग के जितना भी उनका स्टाफ है, मैनेजरियल स्टाफ से लेकर के उनके गार्ड्स हैं, टीचर्स हैं, इन सब को गेट कीपर ट्रेनिंग भी करवाई गई है। उस गेट कीपर ट्रेनिंग का मतलब भी ये है कि हर संस्था का कर्मचारी है वो अवेयर हो और बच्चे में जैसे ही कोई डिप्रेशन के लक्षण दिखाई दे तुरंत उसको आइडेंटिफाई करें और उनके अभिभावकों को इन्फॉर्म करें, और जहाँ जरूरत पड़े तो हम लोगों को इन्फॉर्म करें, तो हम भी उनकी सहायता के लिए हर संभव तैयार रहते हैं। दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा कारण जो हमारे समझ में है वो ये भी है कि जो अभिभावक हैं वो भी अपने बच्चे की मानसिकता को समझें कि उसके बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। बच्चे को इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही बच्चे को संबंधित प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा कारण ये होता है कि भाई कंपटीशन के अंदर सीटें तो लिमिटेड होती हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो सक्सेस रेट है वो उतनी नहीं होती। तो ये भी अभिभावकों को और विद्यार्थियों को समझना बहुत ही जरूरी है, जिसके लिए बार बार जिला प्रशासन भी सारे कोचिंग संस्थानों को उनके अभिभावकों को बुला करके समय समय पर उनको समझाते रहते हैं। हम लोग भी उनको समझाते रहते हैं। चौथा कारण जो ये भी है कि भाई बच्चा जहाँ घर के माहौल से दूर आता है तो थोड़ा सा उसको भी अपने आप को एडजस्ट करने में समस्या रहती है। तो ऐसे में अभिभावकों का भी दायित्व है कि यही नहीं करें कि बच्चे को कोचिंग दाखिला दिलवा दिया उसके बाद में अपने बच्चे को संभाले नहीं। उनको भी टाइमली अपने बच्चे की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, उनके मन को समझना चाहिए कि आपका बच्चा इस टाइम किस स्थिति के अंदर चल रहा है, उसको समझना चाहिए। साथ ही बार बार हमने इस चीज पे भी क्रेक साहब ने भी इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया है, हमने भी बार मीटिंग में डिस्कस किया है कि जो हॉस्टल संचालक हैं उनको भी उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो हॉस्टल जितने भी बच्चे हैं हर बच्चे को प्रतिदिन उसके बारे में जानने की कोशिश करें कि आज बच्चा कैसा महसूस कर रहा है। और जैसे ही उनको लगे कि भाई बच्चा थोड़ा सा परेशान है तो तुरंत कोचिंग के जो संस्थापक हैं उनको इन्फॉर्म करें, और कोचिंग जो संस्था के संस्थापक हैं वो हम लोगों को इन्फॉर्म करें, तो हमारा विभाग भी हर समय उनकी सहायता के लिए तैयार है। सबसे बड़ा सवाल है कि कोटा के बाद अब सीकर में भी कोचिंग संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन सरकार ने यहाँ इस तरह के निर्देश नहीं जारी किए हैं जिससे कम उम्र के बच्चों को कोचिंग के तनाव से बचाया जाए, या फिर जिस बच्चे की रुचि हो
उसे ही कोचिंग में दाखिला दिया जाए, एक रुचि परीक्षा के बाद। सीकर से जगदेव सिंह के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। आप सबको पता है कि सीकर एक कोचिंग नगरी है, तो यहाँ पे जो छात्र रहते हैं उनमें किसी प्रकार का मानसिक तनाव अवसाद नहीं रहे, तो माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से एक हेल्प नंबर जारी किए गए हैं। 01572 कोड नंबर है और 251008 टेलीफोन नंबर है। इसके साथ साथ 1077 ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है। किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ हो, मानसिक अवसाद हो, तनाव हो या कोचिंग से रिलेटेड इशू हो, कोई सुरक्षा वाला इशू हो, कोई हॉस्टल के किसी भी तरह की समस्या हो, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे वो हमसे संपर्क कर सकता है, जिला प्रशासन से संपर्क कर सकता है। यथा समय ही त्वरित गति से हम उसकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करें। कोचिंग इंस्टीट्यूट को किस तरह के जो निर्देश दिए गए? कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी यही, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार की एसओ पे अधिकृत करके जो अडॉप्ट की है उसकी पालना के लिए निर्देश किए गए, और ये जो नंबर है जगह जगह डिस्प्ले करने के उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप जहाँ भी आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, छात्र है, कक्षा है, जहाँ भी आते जाते हैं वहाँ ये नंबर आप डिस्प्ले करके रखिए। तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, अधिकारियों के इस पर बयान क्या है वो भी हमने आपको दिखाए हैं। व्यवस्थाएं बहुत सारी तैयार की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 2 छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। एक बड़ा गंभीर मामला है। कोटा की तस्वीर हम देख चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन कहीं सीकर भी उसी रास्ते पर आगे तो नहीं बढ़ रहा है। कम से कम हमें सीकर को उस स्थिति में जाने से रोकना होगा, और इसी को जरा समझने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं, हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर भरत सिंह शेखावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है। शिक्षाविद आलोक पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में, सर बहुत स्वागत है आपका भी। अरविंद अग्रवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अभिभावक संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे संवाददाता जगदेव पवार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से लगातार जानकारी दे रहे हैं। जगदेव, सबसे पहले बताइए कि अभी इन 2 छात्रों की आत्महत्या मामले को लेकर के क्या अभी तक चीजें निकल करके सामने आ रही हैं? बार बार ही कहा जा रहा है कि सीकर भी कोटा की राह पर चल पड़ा है। जी बिल्कुल, सीकर जो है शिक्षा नगरी के क्षेत्र में पहले कोटा के बाद अब सीकर भी घुरता जा रहा है, लेकिन चिंता का विषय ये है कि इसके साथ ही जो कोटा में सुसाइड की जो घटनाएं हुई थी उसके बाद अब सीकर में भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी है, जिसके चलते आमजन की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन की ओर से अभी जो है कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है बच्चों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए। अच्छा जगदीप, कुछ चीजें जरा थोड़ा जल्दी से बताइए, हमारे साथ बाकी मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। एक चीज बताइए, केंद्र सरकार की तरफ से केंद्र की एक गाइडलाइन है जिसमें कहा गया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन क्या इस आदेश की अनुपालना हो रही है? जी अगर बात करें अनुपालना की, तो अनुपालना अभी तक ऐसी कोई नहीं देखी जा रही है। सीकर जिले में ऐसी कोई अनुपालना प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है, ना ही कोई सख्ताई कोचिंग संस्थानों के प्रति की जा रही है। यहाँ पे छोटे बच्चों को भी एडमिशन दिलाया जा रहा है, जिसके चलते ही अभी 2 घटनाएं तुरंत हुई है थोड़े दिन पहले ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगदेव इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा जल्दी से हमारे खास पैनल में जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार उनका रुख कर लेते हैं। आलोक पांडे जी, मैं जरा जल्दी से एक एक्शन इस पर आपसे लेना चाह रहा हूँ। इसमें नज़र क्या आ रहा है? कोटा को हमने डेवलप किया बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, चीज़ें बेहतर हों, उनको सुविधाएं मिल सकें, लेकिन उसका परिणाम क्या है वो सभी के सामने। अब सीकर में भी कुछ इसी तरीके से इंस्टीट्यूट वहाँ पर काम करने लगे हैं, कोचिंग सेंटर्स वहाँ पर खुल चुके हैं, जो कि अब कोटा की राह पर चल पड़े हैं। 2 आत्महत्याएं हुई हैं, ये एक इंडिकेशन है, हमें यहाँ समझने की जरूरत है। क्या करने की कोशिश हमारी होनी चाहिए? जैसे अभी तो जैसे आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई, बहुत सारे सजेशंस आए, लेकिन एक सजेशन मैं देना चाहूंगा एज ए शिक्षाविद, वो ये है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट तय कर देना चाहिए कोचिंग बैच में। जैसे स्कूलों में तय है कि मैक्सिमम एक क्लास में 60 बच्चे बैठते हैं, कोचिंग संस्थाओं में ऐसा कुछ नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को बैठा देते हैं। जब ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो सिंपैथी दिखाने के लिए आ जाते हैं। तो सबसे पहला नियम सिर्फ ये है कि ये उद्योग के रूप में न रहे, ये सेवा के रूप में रहे। टीचिंग है, कोचिंग जैसे कोचिंग संस्थान भी टीचिंग संस्थान जैसे हो, ये इंडस्ट्री के रूप में ना है कि आप आए और करोड़ों रुपए कमाने के लिए आपने भेड़ बकरियों की तरह बच्चों को भर दिया। फिर आप पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल फील कैसे लाएंगे? तो मुझे लगता है कोचिंग संस्थाओं में 100 स्टूडेंट से ज्यादा
एक कोचिंग को मैक्सिमम एक क्लास में 50 बच्चे और 2 बैच, इस तरह से अगर हम उसे बांट दें तो पर्सनल बच्चों की तरफ ध्यान दिया जा सकता है, दबाव कम होगा और ये एक उद्योग के रूप में न पड़े, ये सेवा भाव के रूप में रहे, एक टीचिंग इंडस्ट्री के रूप में रहेगा तो उसका दुष्परिणाम सामने आएगा। ठीक है, यानी कि हमें एक सुझाव बड़ा अच्छा मिला है इसमें। मैं इसमें जरा अरविंद जी को भी जोड़ लेता हूँ। अरविंद जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि हमने देखा कि कोचिंग सेंटर जो हैं वो हॉस्टल संचालकों के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं कि साहब उन्होंने सही तरीके से मॉनिटर नहीं किया। हमें सही समय पर अगर बता देते तो हम परिवार के लोगों तक बात पहुंचाते और हम उनको काउंसलिंग उनकी कर देते। तो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप, एक तरफ पेरेंट्स भी कहते थे कि सर हमने तो इतनी मोटी फीस अदा कर दी थी, अब ये तो कोचिंग सेंटर और हॉस्टल वालों को देखना चाहिए था, भाई अपनी जिम्मेदारी भी हमें समझनी होगी। तो हर कोई अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। इसमें फंसता कौन है? छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र कम है, उनको इस बड़ी रेस के अंदर दौड़ाने की कोशिश की जाती है जिसमें वो कहीं पीछे रह जाते हैं। आलोक, अरविंद जी, अरविंद अग्रवाल जी, अरविंद जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लग रहा है शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं इसमें भरत जी को जोड़ लेता हूं। भरत जी, इसमें क्या नजर आता है छात्रों की इस तरीके से कदम उठाना? हाँ जी, बताइए। देखिए, हमको समस्या को समग्र रूप से समझने की आवश्यकता है। हम अगर एक पहलू पे काम करेंगे और अन्य पहलू को हम विकसित करेंगे तो इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला। ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे बहुत बड़े बन जाते हैं। बच्चे जिन उम्र में कोचिंग संस्थानों को ज्वाइन करते हैं वो एडोलेसेंट एज होती है। इस उम्र में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हार्मोनल चेंजेज होते हैं बॉडी में, मानसिक परिपक्वता बच्चे में पूरी तरह आ नहीं पाती है और हार्मोनल चेंजेस से बच्चे थोड़े से मूडी हो जाते हैं, चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी मुश्किल भी आती है। स्कूलिंग को हमने पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब बच्चा स्कूलिंग की जगह सिर्फ कोचिंग में पढ़ता है, तो जो दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, जो सोशल इंटरेक्शन है, जो पीयर ग्रुप के साथ एक स्वस्थ वातावरण में बच्चा पलता है, उसकी जगह हम उसको एक महासागर में भेज देते हैं बिना ठीक से सोचे समझे, और वो इतना बड़ा महासागर है कि बच्चा उसमें डूब जाता है। हाँ। बहुत सारी बातें हैं, कोटा में भी बहुत सारी चीजें हुई हैं, प्रशासन और सब मिलकर कोशिश भी करते हैं, पर ये समस्या इतनी बड़ी है हाँ। कि इसको हमको पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है और इस तरह से हमको बच्चों को तैयार करना चाहिए। प्रत्येक जान कीमती है। कई बार ये सिर्फ आंकड़े दिखाए जाते हैं, हाँ। आंकड़ों से मतलब नहीं है। हर बच्चा कीमती है और हमें हर बच्चे की परवाह करनी चाहिए, और गाइडलाइन और जितनी भी बनती है वो बच्चों के भले के लिए बनती है, लेकिन उनका ठीक से पालन होता नहीं, कोटा में भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। ठीक है। और जिन चीजों को आप संभाल नहीं पाते उनको कोशिश करनी चाहिए कि आप उतने ही बच्चे लीजिए जितने बच्चे आप संभाल पाते हैं। दूसरा, पेरेंट्स, टीचर, हॉस्टल, ये सब लोग जो हैं वो अपने को अलग अलग करके देखते हैं। इसकी जगह हमारा ध्यान इस तरह से होना चाहिए कि हम सब बच्चे के लिए हैं और बच्चे को आप कुछ बना नहीं सकते, उसको आप नर्चर कर सकते हैं। सर, तो लेकिन ये जब तक बिजनेस की रखी भावना जानी रहेगी ना मन में, तब तक ये सब चीजें हो नहीं पाएंगी, और इसको एक बड़े बिजनेस के तौर पर बना दिया गया है। मैं इसमें जरा डॉक्टर ज्योत्सना जी को जोड़ लेता हूं। ज्योत्सना जी, एक चीज तो बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जब एक बच्चा घर से दूर हो जाता है, कोचिंग के लिए जब पहुंच जाता है, कोचिंग सेंटर में जाता है, प्रेशर में आ जाता है, वो ना तो अपने पेरेंट्स को बता पाता है, ना परिवार के किसी सदस्य को बताता है, ना इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अपने किसी साथी को बता पाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि बच्चों की मनोदिशा है ना, उनको एक तो कंफ्यूजन रहता है कि हमें क्या करना है अपने करियर को लेके, है ना, वो बहुत है ना सेंसिटिव रहते हैं कि यहाँ जाना है वहां जाना है। सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से ये एक प्रेशर है ना, उनको दबाव आता है। दबाव आने की वजह से वो ना ही पेरेंट को बता दे। पेरेंट को अगर वो पुअर क्लास के हो गए तो बोलेंगे कि पेरेंट को मैं परेशान क्यों करूं। थोड़ी समझ आ जाती है उस समय 8 या 9 या 10, जब भी 11वीं 12वीं में बच्चा पढ़ता है या कोचिंग लेता है तब। और उसके अलावा किसी साथीदार को भी नहीं बोल पाता है, बिकॉज कि उसके थॉट्स ही ऐसे होते हैं, उसने वो चीज देखा नहीं जा रहा है। घर से बाहर रहना बहुत सारी समस्याओं को लेके आता है वो एक बच्चा, जिसको एक गाइडेंस की जरूरत होती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी इंस्टीट्यूट, जो भी कोचिंग है,
एटलीस्ट उनकी एक काउंसलिंग हर महीने कराई या 15 दिन में कराई, ताकि उनकी जो बोझ है, जो प्रॉब्लम्स है, जो फेस कर रहे हैं अंदर ही अंदर, जो बाहर नहीं दिखती है, एटलीस्ट उसमें तो हम सुधार कर ही सकते हैं। ताकि ये सुसाइड करने का जो मामला है सिर्फ 1 सेकेंड का काम आता है। ये हमारा थॉट्स, जो हमारे विचार है, वो 1 सेकेंड में अगर हमने उसको डाइल्यूट कर दिया तो इमीडिएटली वो विचार खत्म हो जाएगा। पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या गैप बनता है? जनरेशन गैप तो होता ही है, क्या दूरियां ज्यादा होती है, कम्युनिकेशन कम हो जाता है, इस वजह से बच्चा ना तो अपने पेरेंट्स को बता पाता है, लेकिन साथी को तो बता सकता है। यहां इस केस के अंदर वो अपने साथी को भी नहीं बताता है, ना इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले किसी दूसरे बच्चे को बताता है, ना अपने टीचर को बता पाता है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कि उनको ऐसा मन में फियर रहता है कि ये क्या सोचेगा, मैं क्या कर रहा हूँ। फियर एक बहुत बड़ा है ना डेवलप होता है, जो बचपन से ही, जो पेरेंट के वहां से ही मिल जाता है, इसकी वजह से ये होता है। और साथ में आपने नोटिस किया होगा कि जो भी बच्चा अगर वो क्लास से बाहर आता है तब उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ठीक है। घर में अलग रहता है और क्लास में अलग रहता है, बिकॉज कि कोई मुझे नोटिस कर रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो दबाव में ऑलरेडी रहता है, इसकी वजह से होता है। और उसके अलावा अगर आप बच्चों में ये रहता है कि मैं सबसे आगे बढ़ूंगा, अगर उसमें कहीं ना कहीं खामियां आ जाती है या उसको कोई डिमोटिवेट कर लेता है किसी भी तरीके से, चाहे इंस्टीट्यूट से हो, बच्चे की तरफ से हो, तो वो अंदर ही अंदर, और ये वो सबसे बड़ी कड़ी है, जिस कड़ी को अगर पकड़ लिया, जिसको समझ लिया, तो शायद बच्चा अगर सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहा है या डिप्रेशन में आ रहा है तो उसी वक्त हम उस बच्चे को उस स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसमें अरविंद अग्रवाल जी को जरा जोड़ देता हूं। अरविंद जी, एक चीज बताइए, लेकिन इसमें क्या है ना, सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं। शुरुआत में मैं जिस बात का जिक्र भी कर रहा था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं वो हॉस्टल संचालकों के ऊपर आरोप लगाते हैं। हॉस्टल संचालक कहते हैं कि साहब इसमें इंस्टीट्यूट को लेकर के सवाल होते हैं। मैं ठीक है, मैं उनका रुख लूँ, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता जगदेव पवार भी हैं। जगदेव के साथ कुछ लोग भी हैं सीकर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं वहां पर लोगों के मन में डर भी है। अब कोचिंग सेंटर पहुंचाने के लिए, अपने बच्चों को भेजने के लिए लोग डरते भी हैं। जगदेव के पास जरा चलते हैं। जगदेव, क्या जानकारी है अभी? जी, आपको बताना चाहूंगा, जो कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है उसको लेकर लोगों में ऐसी आशा भी है कि अब शायद ऐसे हादसों पर अंकुश लग पाएगा। इसको लेकर के हमारे साथ कई अभिभावक भी है जो इस बारे में जानकारी देंगे। इनसे हम बात करेंगे कि इस मामले को लेकर के आप किस एंगल से देखते हैं और प्रशासन ने जो पहल की है वो किस तरह की पहल है। मैं काउंसलर होने के नाते बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये समस्या बहुत छोटी, जैसा आप सब ले रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत विकराल रूप इस समस्या ने ले लिया है, लेकिन इसका समाधान भी उतना ही आसान है। हम सबसे पहला करें कि जो भी कोचिंग स्कूल्स जो भी है उनको ये मापदंड निर्धारित करें कि आपके पास अगर ये सारी चीजें, काउंसलिंग की सेवा है, साइकिक डॉक्टर की है, या और भी जैसे कि बच्चों को कितनी स्ट्रेंथ लेनी है, कितनी नहीं लेनी, कितनी मीटिंग होती है, ये सब उनके ऊपर ये निर्धारित हो, तभी उनको मान्यता दी जाए। सेकंड है कि जो पेरेंट्स है उनको हमेशा सोचे कि मेरे बच्चे में क्या कैपेबिलिटीज है, दूसरों से हम तुलना ना करके हम सोचे कि हमारे बच्चे में क्या है और बस उसी तरह उसका आकलन करें। और थर्ड जो है वो आती है समाज की, यानी कि सोशल मीडिया इज द बेस्ट एंड बेटर फॉर्म। बेस्ट ये कि वो इससे बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है, बेटर ये कि इसके कारण आज बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। हमारे 99 जैसे एग्जाम्स होते हैं, लगाते थे स्कूल वाले, कोचिंग वाले, 700 में से 700 में से इतने, 700 में से यार जिसकी अगर 60% है, जिसकी 70% है, क्या वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा? तो मेरा कहना यह कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है इसके लिए समाधान निकालने की। और एज बी काउंसलर मैं आपको सब ये कहता रही कि प्लीज अभी से आप सब समझ जाइए, मिलके काम करिएगा, नहीं तो आगे और भी खराब दशा आने वाली है। हमारे बच्चे यूं ही थोड़ी चलते रहेंगे। नौजवान है, ये हमारे देश की पीढ़ी, हमारी शक्ति है, इन्हें हमें यूं ही नहीं जाने देना है। मैं काउंसलर होने के नाते ये बोल रही हूँ, जिसको मेरी सेवाएं लेनी है, आज तक मैं खूब सेवाएं दी है, अभी भी किसी को जरूरत है तो मेंटल प्रॉब्लम कोई भी है, मैं तैयार, आई एम ऑलवेज रेडी। थैंक यू सो मच। ठीक है, इसमें सभी का सहयोग इसमें होने की ज़रूरत है। जगदेव, मैं वापस लौटता हूं, आपके साथ कुछ लोग भी थे, लेकिन मैं आलोक जी को इसमें ज़रा जल्दी से जोड़ लेता हूं। आलोक जी, एक चीज़ बताइए कि हमें ये कुछ प्रभावी कदम हैं, इसमें गाइडलाइंस भी तय हैं, लेकिन उनको फॉलो क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? जब ऐसे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तब हम जागते हैं। एक्चुअली मेरी वाइफ क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल भी हैं, तो मैं और अच्छी तरह से जानता हूं, मैं ऑलरेडी टीचिंग में हूं। तो एक स्टूडेंट सेंट्रिक ओरिएंटेशन कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं, अभी क्या है, पैसा ओरिएंटेशन हो, कोचिंग इंडस्ट्री ओरिएंटेशन हो, अभी बच्चा ओरिएंटेशन नहीं है, स्टूडेंट फ्रेंडली कुछ भी नीतियां नहीं है। ऐसे तो रूल्स बनते रहेंगे और टूटते रहेंगे।
लेकिन स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल, चाहे माता पिता हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे कोचिंग वाले हो, इसका सेंटर आप क्या होना चाहिए? स्टूडेंट। लेकिन आप बताइए यहाँ स्टूडेंट कहाँ फोकस में है? स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के एक टूल बनकर रह गया है, और माता पिता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है कि हम किस कोचिंग में बच्चे को पढ़ाते हैं। तो वो जो ग्लैमर से लेकर के और पैसा कमाने तक का माध्यम, यहाँ बच्चों का हित नहीं है। तो सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो। अगर पॉलिसी ही बदल दे, अब आप देखिए स्कूलिंग में क्या होता है, क्या सिखाया जाता है? नहीं आलोक जी, एक चीज तो साफ है ना, केंद्र की तरफ से गाइडलाइन है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं देना चाहिए कोचिंग के अंदर, लेकिन फिर भी हो रहा है। अभी जो सुसाइड हुआ उसमें 15 साल का बच्चा था। तो आप बता रहे ना कि पहला काम है कि स्ट्रेंथ कम कर दीजिए। स्ट्रेंथ कम होते ही 16 साल का बच्चा अपने आप नहीं जाएगा। मुझे लगता है सबसे पहला से एक प्रभाव है कि 60-50 बच्चे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि नियमों का इसमें पालन सबसे पहले करने की जरूरत है, और कुछ हिदायतें सभी को मिलकर के बच्चों के लिए काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, और हमारी ये कोशिश है कि ये गंभीर मुद्दे पर समाधान जल्द से जल्द